बहुत समय पहले एक आनंद गांव नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सुबह होते ही अलग अलग खुशबू से गांव महकता। एक तरफ चाय वाला, एक तरफ मटन वाला, एक तरफ किसी का ढाबा, हर बीच में ऐसी गली का राजा सौरभ छोले पूरी वाला। ये दुकान आज से 10 साल पुरानी थी। उसके छोले पूरी में एक अलग ही जादू था। वो भटूरे के मैदे में हल्का सा सूजी मिलाता था ताकि भटूरे क्रिस्पी रहे। वो उन्हें तलने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का मूंगफली का तेल इस्तेमाल करता था। उसके छोले रात भर भिगोए जाते थे और सुबह ताजे खड़े मसालों जैसे बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोलों का रंग गहरा काला करने के लिए वो चाय पत्ती के पानी का एकदम सही मात्रा में इस्तेमाल करता था। सब बनाकर जब वह प्लेट पर परोसता, गर्मागर्म फूले हुए पूरी, कोने में स्वादिष्ट छोले और साथ सिरके वाले प्याज खाने का मजा 2 गुना कर देते थे। लोग वहां पर खाने आते और तरह तरह की बातें किया करते। लेकिन वो इतना ज्यादा भी अच्छा आदमी नहीं था। अपने खाने के हर चीजों को नाप कर ही लोगों को देता। आज पूरी थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा और बड़ा करना अगली बार। अरे जल्दी जल्दी में बनाया हूं ना, मेरी पत्नी गांव गई हुई है इसीलिए मुझे थोड़ा छोटा हो गया है। सौरभ भले ही स्वाद का राजा था, वो बहुत अच्छा पूरी और छोले बनाता था, लेकिन वह भी बड़ा कंजूस था। सौरभ के पीछे था उसी गांव के प्रधान भूपेंद्र का हाथ थे, जिसके दम पर ही इतना उछलता था। सौरभ कोई और नहीं, प्रधान का साला था। दोनों ने मिलकर गांव के बहुत सारे जमीनों को हथिया था और गांव वालों के सामने बड़ा अच्छा बना करते थे दोनों। पर कहानी जल्दी मोड़ लेने वाली थी। पास ही के सुंदरपुर नाम के गांव में मिथिलेश नाम का आदमी अपनी पत्नी मधु और पित्थू बेटे रहा करते थे, किंतु उनकी भी जीवन रेखा बड़ी डगमगाई हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी सेठ जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। आज दूंगा पैसे, कल दूंगा करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा। अगर चुका नहीं सकते तो कर्ज लेते ही क्यों हो। तभी मिथिलेश आ जाता है। चलो भाग्यवान, जो किसी की मजबूरी ना समझे वहां हम एक पल भी नहीं रख सकते। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है। जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूं सेठ जी, आपने हमारे जरूरत के समय कर्ज दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान अपना सारा सामान ले आओ, हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना रहने के लिए कुछ है, ना कोई रिश्तेदार। इसके जैसे लालची व्यक्ति से और मैं विनती नहीं कर सकता। अगर इसके पैर भी पड़ जाऊं तो भी यह घर नहीं छोड़ने वाला। तुम देर मत करो, जो सामान ले आओ। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ मिथिलेश का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान हैं और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने मधु और पित्थू को निढाल कर दिया है और इधर सौरभ अपना छोले पूरी का जादू पूरे गांव में चला रहा था। आओ भैया आओ, हमारे छोले पूरी खाओ। ओ भैया, ओ दीदी, तो चाचा आओ आओ, सौरभ के हाथ के स्वादिष्ट छोले पूरी खाओ। थोड़े और छोले डालना भाई इस प्लेट में, तुम्हारे छोले पूरी है ही इतने स्वादिष्ट। तो है, इसीलिए नाम है, और छोले खाना है तो मैं उसके भी पैसे लूंगा। इतना कहकर सौरभ ने उसे व्यक्ति को और दे दिए। तभी मिथिलेश और उसका परिवार उसी गांव में आ पहुंचा। भैया, इस गांव में रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? कौन हो भाई तुम? इस गांव में तो नए नए लग रहे हो। कहाँ से आए हो तुम लोग? आपके इस गांव में पनाह की उम्मीद से आया हूं। पास के ही गांव का रहने वाला हूं। अगर आज रुकने का कोई व्यवस्था हो जाता तो मैं कल के लिए कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, हम लोग आपके यहाँ पर नहीं रख सकते। गांव में अनजान लोगों को रखना सख्त मना है। अरे नहीं नहीं भैया, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो किसी के माथे पर नहीं लिखा होता भैया कि कौन क्या है। पर हाँ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं। गांव के भूपेंद्र जी के पास जाओ, वे इस गांव के प्रधान हैं। वो तुमको कहीं रहने का अगर ठिकाना दे तो ठीक है। ठीक है भैया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश उन लोगों को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ प्रधान जी, उनके पास अपना घर गिरवी रखा था। समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया।
अच्छा, तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति चाहिए। अनुमति की क्या जरूरत, तुम किसी के घर में किराए पर रह लो। नहीं नहीं प्रधान जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नया घर किराए पर लेकर उसमें रह सकें। अगर आपके पास कोई जगह है तो आप दे दीजिए, हम वहां पर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें अपने जमीन या घर में तो जगह नहीं दे सकता, लेकिन पास ही एक जगह है, वो सरकारी जमीन है। अगर तुम चाहो तो वहां अपनी व्यवस्था करके रह सकते हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक में ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। उसके बाद मिथिलेश और उसका परिवार जाकर सरकारी जमीन पर एक अपना छोटा सा घर जैसा बना लेते हैं। चलिए जी, रहने की तो व्यवस्था हो गई। अब आगे के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे? अभी तक कुछ नहीं सोचा। मैंने एक तरकीब निकाली है। अगर उस हिसाब से काम करें तो हमारा इस गांव में गुजर बसर हो जाएगा। क्या तरकीब है भाग्यवान? आपने देखा होगा उस छोले पूरी वाले आदमी के पास कितनी भीड़ लगाकर लोग छोले पूरी खा रहे थे। हम भी उनके जैसे छोले पूरी अगर लोगों को खिलाते हैं तो उसे हमारा भी कर जल जाएगा। ठीक कह रहे हो भाग्यवान, उसके इतना तो हमारे पास ग्राहक आएंगे नहीं, पर कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। अब यहीं से हमारी नई कहानी मोड़ लेने वाली है। मिथिलेश खुशी खुशी एक उम्मीद लिए हुए बाजार छोले पूरी बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। उसके वो सामान लेकर आते हैं, अपना छोले पूरी बनाने लगता है। अचानक से उनकी किस्मत बदल जाती है। धीरे धीरे खाने की खुशबू और अच्छा खाना होने के कारण और वहां अच्छी खासी भीड़ लगने लगी, क्योंकि पूरा गांव जानता था प्रधान और उसके साले की करतूतें। उसका साला आए दिन लोगों का साथ बदतमीजी से बातें करता और पुरियां भी दिनों दिन उसके लालच की तरह छोटी होते जाती थीं। अरे भाई, अच्छा किया जो तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। सौरभ तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है और उसकी हाइट के जैसे उसका पुरियां भी छोटे होते जाती हैं। हाँ भाई, मैंने एक बार तो उससे एक्स्ट्रा छोले क्या मांगे, उसने तो 10 रुपये ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़े से छोले, एक पूरी ये तो एक्स्ट्रा मिलती जाएगा, इससे हमें क्या ही घाटा हो जाएगा। ऐसे ही मिथिलेश लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। कुछ दिनों में उसकी दुकान चल पड़ता है और पूरा गांव उसी के पास खाने आया करता था। और नहीं उधर सौरभ का भी दुकान कम चलने लगा। इस बंदे को जगह क्या दी? उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से बात करना ही पड़ेगा। उसके बाद सौरभ तुरंत नहीं प्रधान के घर चला जाता है। ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ सौरभ, क्यों चिल्ला रहे हो अचानक? क्या दिक्कत आ पड़ी, बताओ। ये अपना ठीक नहीं किया जीजा जी, आपने मेरा धंधा बंद करने का सोच लिया। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। आपने उसको जगह दिया, ये ठीक था। अब उसने मेरे जैसे ही छोले पूरी का अपना दुकान लगा लिया और बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिला रहा है, जिससे लोग उसी के पास खाने जा रहे हैं। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है। जिसका व्यापार है वह कर रहा है। इतने सीधे मत बनो जीजा जी। उसे अल्पेश की जमीन और घर तुम ही हड़पे थे, याद नहीं तुमको? मुझे कुछ नहीं पता, उसको इस गांव से निकालो तुम। उसका कुछ करो, वरना मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे तुम्हारे दीदी तक बात क्यों ला रहे हो, संभालता हूं ना सब कुछ। तो कल ही चलते हैं और उसको निकाल कर आएंगे। बहुत पैसे कमा लिए उसने, अब और नहीं, अब और उसका खेल खत्म होगा। और मिथिलेश अपने दुकान पर ग्राहकों को संभाल रहा था। लोग बड़े चाव से छोले पूरी खा रहे थे। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो, और मेरे पास पैसे नहीं है। अरे काका, आप खाओ ना, हमारी भी कभी ऐसी स्थिति थी। आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मिथिलेश ऐसे ही लोगों को खाना खिलाया करता था। भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूं, आलू लेके आऊंगा, दोपहर को बहुत भीड़ होगी। ठीक है, जाइए, जल्दी आना। ग्राहकों की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। उसके बाद मिथिलेश अपना बाजार करने के लिए चला जाता है। चलिए ठीक है, अब मुझे ही दुकान संभालना पड़ेगा। तभी अचानक से वहां पर एक आदमी यहाँ धमकता है। बहन जी, मुझे छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। दूसरे गांव के जमींदार के प्यादे मेरा पीछा कर रहे हैं, कृपया मुझे थोड़ी पनाह दीजिए। आपने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वो आपके पीछे हैं? वो बहुत लंबी कहानी है, पहले मुझे छिपने की जगह दीजिए, वो आते ही होंगे। अच्छा कोई ना, वो जब तक आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमारे यह छोटे से घर में रह सकते हो।
हम इस गांव के नहीं हैं, तो हमारे घर पर कोई भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो अनजान आदमी उनके घर में छिप जाता है। तभी कुछ समय बीतने के बाद प्रधान और सौरभ मिथिलेश के पास आ जाते हैं। अरे प्रधान जी, सौरभ, आप दोनों यहाँ पर, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर खाने आ गए हो। अरे चुप बुड़बक, हम खाने नहीं बात करने आए हैं। क्या बात है प्रधान जी, जो बात करने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ा? तुम्हें यह घर और जगह खाली करना होगा। इतने दिन तुमने फायदा उठाया, अब मेरी जगह मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं प्रधान जी, ये जगह मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप इसके बदले पैसे ले लीजिए, पर हमें यहीं रहने दीजिए। अरे नहीं, वैसा नहीं होगा मिथिलेश, हमें जगह चाहिए, तुम अपना इंतजाम देखो। यह जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी यह सरकारी जमीन है, अगर सरकार कभी कहेगी तभी मैं यहां से जाऊंगा। तुम देख रहे हो मिथिलेश, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। गांव में सरकार और सब कुछ हम ही हैं। सुनो, मैं प्यार से कह रहा हूं, जगह छोड़ दो वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम नए हो इसलिए तुमको नहीं पता। गांव वालों को पूछ लेना हमारे बारे में। जो भी हमारे खिलाफ जाता है उसका क्या असर होता है। ऐसे भी तुम्हारे वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। तुमको तो यहां से कुछ भी करके निकलेंगे। ऐसे ही दोनों ही मिथिलेश को धमकी देकर चले जाते हैं। अरे यह प्रधान और सौरभ क्यों आए थे आपके पास? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया भाग्यवान, उन्होंने घर छोड़ने को कहा है। यह क्या कह रहे हैं? अब क्या होगा? मैंने गांव वालों से सुना है वो प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, बेवजह लोगों का घर और जमीन हड़प लेता है। अगर कुछ गलत कर दिया तो? वही सोच रहा हूं भाग्यवान, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अरे यह कौन है भगवान जिसे तुमने घर में रखा हुआ है? अरे यह किसी से छुपाते हुए हमारे घर पर आश्रय लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया नहीं कि यह कौन है। जी, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूँ। मुझे लोगों पर अत्याचार बिल्कुल ही पसंद नहीं। और हाँ, दूसरे गांव के एक सेठ नहीं, एक आदमी पर अत्याचार किया था, जिसके कारण मैंने उसका सारा धारा धन लूट लिया था, जिसके कारण ही उसके आदमी मेरे पीछे थे। जगदीश डाकू, मैं आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोगों के बहुत मदद करते हो और उन लोगों को सजा देते हो जो गलत काम करते हैं। हाँ, सब काम तो नहीं, पर मुझसे जो बन पाता है वो मैं जरूर करता हूँ। आज आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आपको कौन सी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और दोनों ही पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अब आपस में क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कुछ परेशानी है तो खुलकर बोलिए मुझे। अरे क्या है कि गांव के जो भूपेंद्र प्रधान जी हैं, हमको धमकी दिया है कि कल तक हम अपना ये जगह खाली कर लें, वरना हुआ हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। अगर आप इस बारे में कुछ कर सकें तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। क्या सच में अगर ऐसा हुआ तो हम आराम से अपना जिंदगी बिता सकेंगे? हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें कोई यहां से ना निकले। ऐसे ही अगले दिन ही सुबह सुबह सौरभ मिथिलेश के घर आता है। ऐसे ही अगले दिन ही सुबह सुबह सौरभ मिथिलेश के घर आता है। बचा लो मेरे जीजा को, बचा लो। क्यों, क्या हुआ भाई? गांव के प्रधान जो मेरे जीजा हैं उनको कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे भी धमकाया है कि अगर मैं तुम्हारे दुकान या तुम्हारे घर की तरफ नजर रखेगा तो मेरा भी वह बुरा हाल करेंगे। ठीक है, प्रधान को हम लाएंगे। गांव में जो तुम अपने मनमानी की चला कर रखे हो वह सब बंद करना पड़ेगा। हम अब तुम्हारे किसी सामान पर लालच नहीं करेंगे। तुम अपने सुखी संसार में खुश रहो। बस एक विनती है, मेरे जीजा जी को वापस ले आओ। ठीक है, आप घर चले जाइए, हम आपके जीजा को लेकर आ जाएंगे। उसके बाद मिथिलेश और उसकी पत्नी पास के जंगल अंदर चले जाते हैं। वो लोग वहां जाकर कोआ की आवाज निकालते हैं। अरे इतने बार कौवे की आवाज, लगता है यह वही दीदी होगी जिसने मेरी इतनी मदद की थी। डाकू ने अपने साथियों को उनको लाने के लिए भेजता है। वो लोग आते हैं और देखते हैं कि इधर प्रधान जी डाकुओं की कैद में होते हैं, काफी डरे हुए होते हैं। कहो बहन, आप यहाँ कैसे? क्या फिर से किसी ने आपको परेशान किया? नहीं भाई, हम यहाँ प्रधान जी को छुड़ाने आए हैं। सौरभ हमारे घर आए थे और अपनी गलती मान ली है। हम चाहते हैं कि अब सब कुछ शांत हो जाए। हाँ भाई, इन्हें छोड़ दीजिए। यह समझ चुके हैं कि दूसरों का बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है।
सुना आपने प्रधान जी, जिन्हें आप आज घर से बेघर करना चाहते थे वही आज आपकी जान बचाने आए हैं। उसके बाद डाकू कहता है, उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे माफ कर। लोभ और अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे समझ आ गया है कि असली धन पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। प्रधान जी, जो बीत गया सो बीत गया। अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद वो लोग अपने घर चले आते हैं और इधर प्रधान और सौरभ का लालच और उनका अहंकार टूट चुका था और उधर खुशी खुशी मिथिलेश और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है।